बड़ी दुखद खबर है। कल से लगातार इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ और भयावह तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। नेपाल में आई चाइनीज त्रासदी की यह तस्वीर है। क्या नेपाल में जो अचानक बाढ़ आई है उसके लिए चीन जिम्मेदार है? क्या चीन चाहता तो सैकड़ों लोगों की जान बच जाती? आज आपको इसके बारे में एक चीज बताऊंगी, लेकिन पहले एक अपडेट आपको इस त्रासदी से जुड़ी हुई दे दूं। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में अचानक आई इस त्रासदी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 19 पुल तबाह हो गए हैं। 45 किलोमीटर की सड़कें बह चुकी हैं। 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला पुल तबाह हो चुका है। गांव की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, रसुआ गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। घर के घर मलबे के अंदर चले गए हैं, कई बह गए हैं, जानें चली गई हैं। नेपाल में बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। तेज बहाव में घर हो, गाड़ियां हो, सरकारी ढांचे हो, सब कुछ बह गया। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन अब अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस जानकारी की बात मैं आपके सामने रखने जा रही थी। USGS का कहना यह है कि चीन की तरफ से लहंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा था और इसी लैंडस्लाइड से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ और इसके बाद लहंदे नदी से पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया जो भाटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा। इससे बाढ़ आ गई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबों के बीच में 150 किलोमीटर दूर तक चितवन तक वो बहा ले गया, जहां अब तक 33 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये संख्या अभी और बढ़ने का अनुमान जताया गया है। अब सबसे बड़ी तस्वीर और इस तस्वीर से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल, अजीत जी चर्चा को शुरू करते हैं। 45 मिनट थे चीन के पास, बिल्कुल कुल 45 मिनट थे। वो इन्फॉर्म कर सकता था नेपाल को, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया और जाने दी। बिल्कुल। ये क्या नेपाल, ये चाइना जो है अपनी कई सारी चीजें छिपाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि सोल जिम्मेदारी चीन की बनती। हम इस घटना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। मतलब वो अगर इन्फॉर्म कर देता तो जाने बच जाती। ये घटना नहीं टलने वाली थी, लेकिन घटना भी उन्हीं के कारण हुई है। ये घटना तो नहीं टलती। अगर जैसे ये जो लहंदी नदी की बात आपने कही, ये एक ट्रिब्यूटरी है भोटेकोशी नदी की। छोटी नदी है लहंदे। वहां क्या ये 2000 फीट के करीब का एक ग्लेशियर मान लीजिए टूट करके गिरा और उससे एक झील बनी। आपको इन्फॉर्म करना था कि ये झील जो है ये बहुत अस्थायी है और ये टूट करके तुरंत इसका पानी नीचे जाएगा और अपने साथ वेग में बड़ा मलबा लेके जाएगा, तो लोगों को खाली करा लीजिए। तो जो जिला है वो रिवासी जो जहां जिस जिले के आसपास ये सारी चीजें हुई है तबाही, उन जिलों को रसुआ, हाँ माफ करिएगा, तो रसुआ जिला जो है वहां उसको खाली कराया जा सकता था। उसने ये नहीं किया। ये इंफॉर्मेशन, ये तो एक इंसानियत के प्रति उसका अपराध है, सो है, लेकिन इसमें बड़ी तस्वीर आप देखिए। ये तात्कालिक घटना से ऊपर 4.4 था। वो जो जिस भूकंप की बात हो रही है वो 4.4 था और उसके बाद जो ये बर्फ का पहाड़ टूट करके गिरा वो उसने 5.2 इफेक्ट का, इंटेंसिटी का एक इफेक्ट क्रिएट किया था। लेकिन भूकंप जो था जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर वो 4.4 का था। उससे इतनी बड़ी तबाही कतई नहीं आ सकती थी जी। लेकिन उसने ट्रिगर किया इस हिमस्खलन को, जो एवलांच जिसको बोलते हैं, उसको उसने ट्रिगर किया और उसकी वजह से ये पानी नीचे आया। अब चाइना जो कर रहा है, आप याद करिए 2008 में इसी तरह का एक भूकंप तिब्बत में आया था और उस भूकंप में 90,000 लोग मरे थे। 90,000 लोग मरे थे। और ये कहा जाता है कि उस भूकंप से थोड़े ही दिन पहले वहीं पास में एक बड़ा डैम चाइना ने बनाया था। तो वो जो रिजर्वायर था जिसमें मैमथ अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर किया था उस बाढ़ में, उस रिजर्वायर में चाइना ने, उसकी वजह से ट्रिगर हुआ था वो भूकंप। और उस भूकंप से 90,000 लोग मरे थे। एग्जैक्टली सेम स्थिति यहाँ है। ये चाइना जो डैम्स बना रहा है, उस डैम्स की वजह से वहां ट्रिगर हो रहे हैं और चाइना इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सबसे हाईली सेस्मिक एक्टिव रेंज है, माउंटेन रेंज हिमालय की, जहां वो इस तरह की गतिविधियां कर रहा है और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन वो मुश्किल में डाल रहा है। ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है वहां की ज्योग्राफी कैसी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप वहां पर आना, उसकी तीव्रता 5 से ऊपर जाना, ये वहां पर नॉर्मल बात। और काठमांडू में हमने जो भूकंप आया था वो देखा था, लेकिन वो प्राकृतिक था। अब जो चाइना कर रहा है ये प्राकृतिक नहीं है। देखिए, जैसा अजीत जी ने कहा कि ये जो हिमालयन रेंज है ये अगर पूरी धरती के इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो रैदर न्यू है,
मतलब ऐसे तो वो भी हज़ारों साल है, लेकिन जी। पूरी धरती के हिसाब से नहीं होता, इसलिए सिस्मिक जोन है। अभी भी बहुत जगह एरिया है जहाँ पे हाइट्स बढ़ रही हैं, एमएम्स में हाइट बढ़ रही है, तो बहुत सिस्मिक हाई जोन है। उसके ऊपर से अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है जैसे डैम्स बनाने की, और वो भी एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया से नहीं, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो फ्लैश फ्लड हम कल से बात सुन रहे हैं, फ्लैश फ्लड नॉर्मली, देखिए फ्लड दो तरह से आते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, होती रहे इंसेंस बारिश, ये वो नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश का रिजल्ट नहीं है, एक फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड क्लाउड बस्ट से भी आते हैं, लेकिन जो अभी अजीत जी ने समझाया कि एक भूस्खलन हुआ, एक हिम भूस्खलन हुआ जिसको हम आइस एवलांचे बोलते हैं, उसने एक आर्टिफिशियल झील जैसी बना ली, आर्टिफिशियल डैम जैसा बना लिया, और वो अपने दबाव से टूट गया, अपने दबाव से टूटा। और इसमें जैसे आपने बताया करीब 40 से 45 मिनट का था। और ऐसा कहते हैं कि चाइना के पास बहुत माइक्रो सेंसर्स हैं, नेपाल के पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आप जो नॉर्मल रेन से फ्लड होता है उसको नाप सकते हैं, उसकी आप जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो पानी का स्तर एक गति से बढ़ता है। यहाँ पे आपको समय नहीं होता, और ये केवल आप माइक्रो सेंसर केवल उन स्लोप्स पे लगा सकते हैं जिनसे आपको पता लगो। चाइना के पास वो सेंसर है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा, कुछ संस्थाएं कह रही हैं वो 40 मिनट से पहले भी उसको मालूम होगा, मतलब उनको वार्निंग सिग्नल आने लगे होंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था है, उसको वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। डैम प्रोजेक्ट जब शुरू किया होगा तो इसका असर उनके देश में क्या होगा और इसका असर नेपाल में क्या हो सकता है, उन्होंने 100% इसका एनालिसिस किया होगा। बिल्कुल। और जब ये हुआ भी तब उनको ये पता था कि चाइना में तबाही नहीं आएगी, क्योंकि पानी का वेग नीचे जाएगा तो वो नेपाल में ही तबाही लेकर आएगा, और अगर ज्यादा तबाही हुई तो फिर वो बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक उन नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो कि खबर है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देती हूँ, अमेरिकी एजेंसी ये कह रही है कि नेपाल में जो महातबाही आई है उसके पीछे भूकंप नहीं बल्कि चीन है। चीन ने जो पाप किया है उसी से नेपाल में फ्लैश फ्लड आया है। अब ये कहा क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण आप समझे, कैसे अगर चीन चाहता तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था। अब आप ये जानकारी लें, तिब्बत के केरुंग क्षेत्र में पहले ही बाढ़ आ गई थी, लेकिन चीन ने नेपाल के साथ रियल टाइम डेटा शेयर नहीं किया। चीन ने करीब 45 मिनट की देरी से नेपाल को जानकारी दी, तब तक पानी बहुत तेजी से नेपाल तक पहुंच चुका था और नेपाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब दूसरी चीज, चीन ने न सिर्फ रियल टाइम जानकारी शेयर में देरी की, बल्कि इस फ्लैश फ्लड को मैन मेड बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने जो ग्लेशियर पर पाप किए हैं उसका ये नतीजा कहा जा रहा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर हैं जिनकी जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि नेपाल चीन के रसुआ बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लेंटे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ की तस्वीर सामने आई। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये मलबा क्यों आया। इसकी बड़ी वजह है ग्लेशियर के इलाकों में चीन का अवैध निर्माण। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में शाओकांग मॉडल पर गांव और बस्तियां बसा दी हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा है और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को भी बदल दिया है। इसके अलावा चीन ने केरुंग पोर्ट को 2 नदियों के संगम पर बनाया है। आरोप है कि इस बनावट की वजह से ही पानी की गति नेपाल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे अचानक बाढ़ आई और ये खौफनाक तस्वीर सामने आई। अब अजीत जी, क्लाउड बर्स्ट वाली तबाही भी हमने देखी है, बाढ़ की वजह से आई तबाही भी हमने देखी है, लेकिन ये जो चीन तिब्बत में कर रहा है, चीन जो नेपाल चीन बॉर्डर पर कर रहा है, क्या ये अमेरिका को पता नहीं? क्या ये नेपाल को समझ नहीं? आप उसी चीन के साथ साठगांठ कर रहे हैं। आपने भारत से दूरियां बनाई, नेपाल की मैं बात कर रही हूँ, अब उसका दंश इस वक्त नेपलीस झेल रहे हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अब हम लोगों ने पहले जो बात की, आप एक तो एनवायरमेंटल और ज्योग्राफिकल एक पहलू है इसका, और दूसरा जियोपॉलिटिकल है जी। आप इन्वायरमेंट के लिहाज से आप देखिए, जियोलॉजी के ज्योग्राफी के लिहाज से देखिए, तो चाइना जितना बड़ा पाप कर रहा है या जितना बड़ा वो काम, उसको कोई इंसानियत से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ उसको पूरा जो बॉर्डर का इलाका है उसको मिलिटराइज करना है, मिलिटराइज विलेजेज उसको वहाँ स्टैब्लिश करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और विस्तार भी देना है। वो तभी विस्तार होगा ना जब आप 1 पोस्ट 1 टाइम, 1 विलेज 1 टाइम, 1 मिलिटराइज विलेज 1 टाइम, वो इस तरह की जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है उसे आगे बढ़ता है, वो एक एक करके। तो वो जो मिलिटराइज जोन बना रहा है बॉर्डर के आसपास, उसको गांव बनाने हैं, बस्तियां बनानी है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां प्रोजेक्ट करना है, ये वो पूरा इस बात को जानते हुए कि ये हाईली सिस्मिक एक्टिव जोन है। ये हिमालय का जो ये रेंज है, जिस रेंज में चाइना ये सारा काम कर रहा है, वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलाइड करने की जगह है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। वहां ये दोनों इंडियन और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करते हैं और वो बहुत ही वल्नरेबल है।
लगातार वहां एक्टिविटी चलती रहती है। आप जैसे ऊपर से दबाव बढ़ता है वैसे ही वो भूकंप को ट्रिगर करते हैं आप। तो ये एक काम कर रहा है वो चाइना, एक तो इसको मतलब ज्योग्राफी और उसके साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है वो आप सब इन्वायरमेंट के साथ। अब जियो पॉलिटिकल एंगल इसका आप देखिए, जिसका आपने जिक्र किया कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों इस बात को नहीं समझ रहे हैं। दोनों जो है भारत के बजाय दोस्ती बढ़ा रहे हैं चाइना से। एक ट्रेडिशन चला आ रहा था दशकों से कि चीन का नेपाल का जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर होगा तो रोटी और बेटी बांग्लादेश का है, अभी भी है, वो अभी भी चलता है, सामाजिक स्तर पर वो है। लेकिन डिप्लोमेटिक सब हमारे इजीली बिना किसी वीजा के नौकरी कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक उस पर जो हमारे सेना में भर्ती होते हैं, हमारी सेना में भर्ती होते हैं। और जिनके बारे में उसने कहा था कि 2 ही लोग जो है, पूरा कोड ठीक नहीं है लेकिन मानिक 100 का कोड था कि 2 ही लोग देश पर जान कुर्बान करते हैं, जिसमें एक गोरखा होता है। तो खैर वो एक अलग मामला है हम लोग का। हम जियो पॉलिटिक्स जिसकी बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल में का एक परंपरा थी कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी पहली यात्रा भारत करेगा। इन दोनों ने छोड़ा है इस बात को, मालदीव ने भी छोड़ा। मालदीव की रक्षा हम लोगों ने की है, कितनी बार हिंद महासागर में हम लोगों ने उसको बचाया है, लेकिन इन दोनों ने छोड़ा। ये दोनों पहले, तारिक रहमान भी पहले चीन गए, उनको अपना हमेशा के लिए का दोस्त बनाया, उनके साथ तमाम तरह के समझौते कर रहे हैं, और नेपाल भी वही काम कर रहा है। तो ये इसके पहले के भी केपी शर्मा ओली जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो वो पहले चाइना गए थे भारत की बजाय। तो नेपाल भी वही काम कर रहा है, और इन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चाइना जो कर रहा है उसको नेपाल और बांग्लादेश की कोई चिंता नहीं है। वो ऐसे काम कर रहा है कि पूरा देश बह जाए इन लोगों का, इनके लाखों लाख लोग मर जाए, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं। भारत को चिंता है, भारत अभी भी उनके सामने इस त्रासदी के समय खड़ा हुआ है। नहीं, चाइना केवल भारत के जो नागरिक अभी लापता हैं या जो मारे गए हैं उनका ही दोषी नहीं है। कितने सारे अमेरिकी नागरिक जो नेपाल में थे वो अभी लापता हैं। ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, 147 तो अमेरिकी नागरिक हैं, 34 ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, इसमें कोरिया के भी नागरिक हैं। अलग अलग देशों से आने वाले जो नेपाल में यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हिमालय को स्टडी करने के लिए जाते हैं, वो सब इस वक्त लापता हैं। तो चीन तो असल में मानवता का दुश्मन है। जी बिल्कुल, इसमें साइंटिस्ट होंगे, इसमें बहुत सारे सैलानी होंगे, इसमें बहुत सारे जो लोग होंगे उस जोन को स्टडी करते हैं। और हमने कोरोना के टाइम में भी देखा था कितना ब्लैक बॉक्स है। WHO की टीम जब पहुंची, जब WHO की टीम पहुंची वहां पे, तो उसको बहुत बेसिक, मतलब कहते हैं कि 2 कॉन्फ्रेंस रूम में एक्सेस मिली, उनको लैब तक में एक्सेस नहीं मिली, और वो बस वो पर्चे लेके आ गए, वो पर्चे जो चाइना ने प्रोवाइड करने चाहे भाई, तो वो क्या स्टडी, वो तो मैं आपको ईमेल से भी भेज देता। तो वो उनका तरीका है, एक ब्लैक बॉक्स है। आपने जब डेटा की बात करी, जो ब्रह्मपुत्र पर इन्होंने ब्रिज बनाए, डैम बनाए हैं, उसका डेटा देने की बात हुई है। जब भारत से एग्रीमेंट हुआ कि उसका मंथली आप डेटा देंगे, उसमें रियल टाइम की, वो भी भारत को, सरकार को बार बार उनको रिमाइंड करना पड़ता है। ऐसे कई 6-6 महीने के ब्लॉक हैं जहां चाइना ने डेटा नहीं सप्लाई करा, क्योंकि वो डेटा फिर चेंज हो सकता है और उससे सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, जो भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। वो अरुणाचल, असम के एरिया में दिक्कत होगी, लेकिन वो भी डेटा चाइना प्रोवाइड नहीं करता है। जो उसने साइंड एग्रीमेंट में कहा है कि ये मैं डैम तभी बनाऊंगा जब भारत से ये करार हो गया, वो भी डेटा नहीं देता। ये तो रियल टाइम डेटा है जो और डेंजरस है, लेकिन जो सिंपल डेटा है वो भी चाइना देने में बहुत दिक्कत करता है। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में इतनी तबाही मचाई, भाटीकोशी नदी में इतना तेज सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शांत बह रही नदी में अचानक 100 फीट ऊंचा बहाव आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागे जरूर, लेकिन जब पानी का वेग इतना तेज हो तो इसमें ये इंसानी 2 कदम क्या काम करेंगे, किसी के पास समय ही नहीं था। कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। सैकड़ों इमारतें बह गई, और ये देखें तस्वीर, लोग जहां तहां भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अभी एक इस तस्वीर को भी देखें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई चाइनीज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ गाड़ी ऐसी खड़ी हुई थी जिसमें चाइना का दिख रहा था। अब नेपाल में ये जो बाढ़ आई है उसकी एक एक तस्वीर आप बहुत गौर से देखिएगा। बहाव बहुत ही तेज था। इस मलबे में 150 किलोमीटर दूर चितवन तक ये बहा लेकर गया है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि पहाड़ से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हो सकता है। अभी भी ये चर्चा चल रही है, इसके हर पहलू पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब पानी तो उतर गया। पानी यहाँ से जब हटा है तब फिर लोगों की तस्वीर देखें, सब कुछ बह गया है। और पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो नेपाल बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो अब 2012-13 में वो भूकंप आया था, हाँ, तो वो इतना भीषण भूकंप था जिसमें पूरा काठमांडू तबाह हो गया। हाल के कुछ सालों में आप देखिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल उठापटक लगातार चली, उसकी भी तस्वीरें हैं। जो हिंसा हुई उसकी भी तस्वीरें हैं। अभी वहाँ से उबर ही रहे थे, तो अब ये तबाही की तस्वीर है। नेपाल
में वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा घटता चला जा रहा है कि वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, उनसे डैमेज मिनिमाइज कर सकते हैं आप, या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ मैन मेड क्राइसिस हैं जो वहाँ के लीडर्स जिसके लिए जिम्मेदार हैं, जो आपने जिसका जिक्र किया वही, जो अभी जेनजी का आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट जिसमें इतने लोग मरे, उसको वो तो मैन मेड क्राइसिस था ना। वहाँ की चीज़ें आप संभाल नहीं पा रहे, और उसका कारण ये है कि जो सदियों से चली हुई व्यवस्था है, आपने कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ की है। आप भारत के साथ आपके जो संबंध थे, जो आर्थिक निर्भरता थी और जो मदद भारत की तरफ से होती थी, आप उसको छोड़ करके एक अननेचुरल एलाई बनाना चाह रहे हैं चीन को और पाकिस्तान को, जो कि संभव नहीं है। जो मैन मेड जो त्रासदी है वहाँ, उसके लिए तो वहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, अभी भी उसको वो लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग जो चाइना की बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के लिहाज से। ये जो अभी जिसकी बात की शांतनु जी ने, जो ब्रह्मपुत्र पर यारलंग जिसको वो लोग बोलते हैं, यारलंग सांगपुर जो नदी बोलते हैं वो लोग, उसके अपर स्ट्रीम में वो चाइना बैठा हुआ है, और वहां उसने थ्री गॉर्गेज डैम जिसको बोलते हैं वो जब बना चाहेगा वो पानी रोक सकता है, जब चाहेगा पानी जो है उसका बहाव बढ़ा सकता है। तो वो 3 जो डैम है वो दुनिया के सबसे बड़े डैम है, लेकिन उस थ्री गॉर्गेज डैम जो है उससे 3 गुना बड़े आकार का सुपर डैम चाइना बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर, अभी बना रहा है वो। और ये भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात है, भारत को इस पर एकदम सख्त आपत्ति दर्ज करनी चाहिए है, पूरी दुनिया को इस पर एकजुट करना चाहिए है। वो जो सुपर डैम कह रहा है चाइना उसको, और उसमें इतना पानी स्टोर करेगा वो कि जिस समय अगर उसके पानी के दबाव से ही सिस्मिक एक्टिविटीज अगर बढ़ती हैं और भूकंप वगैरह आता है, बांध टूटती है, आप ये देखिए वो कितना डैमेजिंग है और कितना खतरनाक है, डेंजरस है वो। पूरा असम, बंगाल, उड़ीसा सब अपने साथ बहा ले जाएगा, सब पूरा बांग्लादेश तक। और ये वहां के वो कितना डेंजरस है कि बांग्लादेश का अपना जो जियोलॉजिकल सर्वे है, उस जियोलॉजिकल सर्वे के जर्नल में ये बात कही गई है कि ये बहुत ही डेंजरस बांध है। वो मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके डिजाइन को चेंज करने के लिए, स्लोप को चेंज करने के लिए, उसका आकार घटाने के लिए तमाम चीजें चाइना के जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने जर्नल में दिया है। इसके बावजूद चाइना उस डैम को बना रहा है, सुपर डैम है, और एक तो सिस्मिक वल्नरेबल जोन है वो है, उसका डिजाइन फॉल्ट है उसके डिजाइन में, और वो आकार इतना बड़ा है कि वो लॉन्ग टर्म भारत के लिए एक बड़ी भारी चिंता की स्थिति वहां बन रही है। उसको ये तो हम लोग देख रहे हैं, नेपाल की तरफ से जो होगा, तिब्बत की तरफ से जो होगा, उस बॉर्डर पर जो वो कर रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वो भारत के लिए, पूरे एक बड़े इलाके के लिए, समूचे नॉर्थ ईस्ट के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ी चिंता की बात है। और सभी नदियां आपस में कनेक्टेड है। आप केवल ब्रह्मपुत्र की बात क्यों करेंगे? अभी जो इधर शांतनु जी तबाही आई है, उससे बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी संकट बढ़ रहा है। गंडक नदी है, उसका जलस्तर बढ़ रहा है, कोसी तक भी हो सकता है ये असर पहुंचे, और अगर ज्यादा पानी है तो गंगा तक भी इसका असर पहुंचेगा। उससे जुड़ी हुई एक खबर बता के फिर मैं आपके पास आती हूँ। नेपाल में बाढ़ के बाद नदी का पानी अब नीचे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत में पहुंचने की आशंका है। बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में इसे लेकर हाई अलर्ट है। बिहार के 9 जिलों में, यूपी के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने से बैराज के 36 गेट खोले गए हैं। साथ ही नदी किनारे वाले इलाकों को भी खाली करवाया जा रहा है। हालात को देखते हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। वाल्मीकि नगर के बॉर्डर इलाके में गंडक बैराज पर लगातार पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डैम के गेट्स खोले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इस पर शांतनु जी आपका क्या टेक है? देखिए, जहाँ से ये भूस्खलन शुरू हुआ, वहाँ से जो इंडिया का पहला टच पॉइंट है वो मात्र 270-300 किलोमीटर आता है, जो पानी के इस वेग में कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। बस इसमें एडवांटेज ये है कि जो भी ये जो फ्लड जो क्लाउड बस्ट होता है या फिर फ्लैश फ्लड होता है, उसमें क्योंकि उसके अगले दिन कुछ नहीं होता, उसके अगले समय कुछ नहीं होता, तो आपको समय मिल जाता है और नीचे आने में समय लगता है, क्योंकि और जगह इस समय बिहार में बड़ी बारिश नहीं हो रही है, नेपाल के उस इलाकों में बड़ी बारिश नहीं हो रही है। तो ये एक तरह से बस राहत की बात है कि आप इसे वॉच कर पाएंगे। आप जैसे आपने कहा कि अपने गेट्स मतलब आपके पास 24 घंटे ना ही सही, लेकिन 18 बारिश नहीं हो रही है, और उस समय बारिश नहीं हो रही, केवल उसी बारिश नहीं हो रही है। तो ये एक है। देखिए, नेपाल के पास इतनी एडवांटेज है, इतने सारे ये जो पानी है, इसको आप हाइड्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत और नेपाल के साथ भी कम से कम 8 या 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेपाल की अपनी खपत कम है, नेपाल छोटा देश है, बहुत इंडस्ट्रियलाइज देश नहीं है, लेकिन भारत ने उसको बिजली खरीदने का प्रॉमिस कर रखा है। जो पीयूष गोयल मंत्री थे तब से प्रॉमिसेस हैं, लेकिन वो इसको इस्तेमाल करे ढंग से, भारत के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम करे। भारत उनको जायका से बड़े बड़े जगह से लाके प्रोजेक्ट में पैसा दिलवाने को, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। हाँ, वो वही प्रोजेक्ट अप्रूव करवा पाता है जिसको चाइना हाँ कहता है, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकते हैं, उसको धन मिलेगा, भारत खरीदने को रेडी है, क्योंकि भारत के पास बिजली की खपत है, भारत इंडस्ट्रियलाइज और जोर से हो रहा है। तो वो उसमें फिर वो कभी आता है नहीं आता। तो वो जो 9 प्रोजेक्ट हैं वो भी
पूरे नहीं हो पाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि एक तो उनकी सरकारें बदलती हैं, उनके एक बिल्कुल साल ठीक कोई बात है। प्रधानमंत्री नहीं रहता है, तो आप किससे बात करो, अगला व्यक्ति आ जाता है। बिल्कुल ठीक।